नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल हमारे देश में हजारों लोग बस इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर जरूरी ऑर्गन नहीं मिल पाते, जबकि एक ऑर्गन डोनर अपने ऑर्गन से 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन्हें जीवन दान दे सकता है। जी हाँ, तो आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स की, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जाने माने डॉक्टर्स जो ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करेंगे और हमें बताएंगे इस बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना क्यों जरूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष जैन, हु इज एन MBBS MD DM nephrology and has done his fellowship from Canada and is a senior director at Medanta, Gurugram. साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलिल जैन, हु इज एन MBBS MD DNB nephrology and a senior director and HOD nephrology and transplant at Fortis Hospital, Gurugram. तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनीष, जैसा कि हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि ऑर्गन डोनर कौन बन सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है और क्या उम्र या सेहत की कोई सीमा होती है? एक्चुअली हमारे यहाँ ऑर्गन्स की काफी शॉर्टेज है और इसके लिए कोई भी फैमिली डोनर किडनी डोनेट कर सकता है या कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। स्पेशली जो लाइव डोनर है किडनी और लिवर के लिए होता है। बाकी जिनके जैसे मृतक होते हैं वो तो सभी ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, हार्ट भी कर सकते हैं, लिवर भी कर सकते हैं, 2 किडनीज हो जाती हैं, लंग्स और आइज की भी है। साथ में पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन को भी डोनेट किया जा सकता है कि वो किस और आइज की भी है। साथ में पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन को भी डोनेट किया जा सकता है कि वो किस सेंटर्स पे होती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 18 साल से जो लाइव डोनर हैं, तो 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज है पहले 65-70 ईयर्स है, पर अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, कोई उनको लंबी कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, मेजर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बाकी भी डोनेट कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें उनकी विशेष रूप से काफी जांच करनी होती है। उनका साइकोलॉजिकल हम वो भी देखते हैं, मानसिक रूप से कैसे हैं और बाकी हालत देखते हुए उनकी काफी जांच करने के बाद उनकी फिटनेस को एक बार अचीव करके फिर ही वो डोनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब डॉक्टर सलिल मैं आपके पास आती हूँ। एक कॉमन मिथ है कि अगर कोई इंसान जो है अपनी ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी हो जाता है तो डॉक्टर्स फिर उसे बचाने की 100% कोशिश नहीं करते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? ये बिल्कुल गलत है और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करूंगा कि अगर ये कहीं पे भी है तो ये हटा देना चाहिए बिल्कुल। और डॉक्टर का एक फर्ज होता है, हमने ओथ ली हुई होती है कि हम हर मरीज को विदाउट एनी कोई भी उसमें हमारे पास चाहे वो एज हो, सेक्स हो, चाहे रिलीजन हो, कोई भी ऐसा हमारे पास मापदंड नहीं है जिससे हम किसी को प्रेफर करें, किसी को नहीं करें। तो हमारा काम ही यही है कि हम हर एक को बचाएं। तो अगर कोई डोनर है तो ऐसा कभी भी नहीं, कहीं पे भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो उस बेसिस पे उसकी केयर नहीं करेगा। और जहां पे ऑर्गन डोनेशन की बात आती है, ये एक्चुअली जब हम एक मरीज को मृत घोषित कर देते हैं उसके बाद ही हम उसके अंग डोनेशन की बात करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं। उससे पहले तो ऑर्गन डोनेशन की बात होती ही नहीं है। और जो टीम इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम डॉक्टर्स को ऑर्गन्स मिलते हैं तो हम टोटली इन्वॉल्व हैं ही नहीं उनकी केयर में। जब वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं डेड, वेदर इट इज कार्डियक डेथ और ब्रेन डेथ, कि हाँ ब्रेन से डेथ होगी, 2 तरह की डेफिनेशंस होती हैं डेथ की, या तो ब्रेन डेथ होगा या कार्डियक डेथ होगा। जब वो डिक्लेयर किए जाते हैं उसके बाद ही ऑर्गन डोनेशन के लिए बात होती है। उस वक्त हम लोग पिक्चर में आते हैं और तब ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और टीम जो है फैमिली से बात करती है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए उनसे डिस्कस किया जाता है, फिर हम इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन टीम तो वंस द पेशेंट इज डेड देन वी आर इनटू द पिक्चर, उससे पहले तो हम पिक्चर में ही नहीं है। और उनके प्राइमरी डॉक्टर्स हैं, वो उनकी पूरी कोशिश की जाती है कि पेशेंट को बचाया जाए। तो मतलब ये है कि पहले पेशेंट की जो है देखरेख का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर बाय चांस वो नहीं सर्वाइव करते इन वट एवर केस, तब ऑर्गन डोनेशन की बात की जाती है, नहीं तो उससे पहले तो बात ही नहीं होती है।
ऑल राइट, तो ये एक मिथ था जो आपने हाँ, अभी क्लियर किया, हमें बताया कि इस बारे में लोगों को नहीं सोचना हाँ, चाहिए। टीम्स टोटली डिफरेंट है। राइट, तो डॉक्टर मनीष, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है, उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो हमारे डोनर हैं या जो रेसिपिएंट हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जो डोनर है उसकी जो इसमें एज बताई है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। मैं लाइव डोनेशन की समय बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो कि अपने फैमिली मेंबर को डोनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हम उसकी पूरी जांच करेंगे। जनरली किसी को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर एक से ज्यादा दवाई पे कंट्रोल नहीं है, टारगेट ऑर्गन डैमेज है, या कोई मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर है, किसी चीज की एडिक्शन है, हम उसको एज अ डोनर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम उनके जांच करते हैं। पहले तो बेसिक जांच होगी, रूटीन के जो ब्लड टेस्ट हो जाते हैं कि सीबीसी हीमोग्लोबिन वगैरह चेक हो गया, शुगर के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। उसके बाद यूरिन की जांच करते हैं कि उनकी यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं निकल रहा। उसके बाद हम उनके लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, और फिर फर्दर जांच हो जाती है। जैसे जो लेडीज उनको गायनेकोलॉजिस्ट भी देखेंगे, और फिर दोनों के लिए हार्ट की टेस्टिंग होगी। फिर हम किडनी का स्कैन करके देखते हैं, डीटीपी स्कैन बोलते हैं कि दोनों किडनीज का इंडिविजुअल फंक्शन कैसा है। और बाद के अंदर और भी टेस्ट हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स की किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। बाद में जब ये सब होता है तो क्रॉस मैच किया जाता है, जिसमें डोनर का और रिसिपिएंट का, जिसको किडनी मिल रही है, उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि वो कंपेटिबल है या नहीं है। तो हम पूरा इस प्रतिक्रिया में हमें मिनिमम 2 वीक्स लग जाते हैं, 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं टेस्टिंग के लिए। फिर जब ये ऑर्गन लग जाता है, किडनी लग जाती है, उसके बाद जब डोनर की प्रॉपर फिटनेस है, रिसिपिएंट की फिटनेस है, तो रिसिपिएंट को जनरली क्या रहता है कि हम 8वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, और हफ्ते में 2 बार फर्स्ट मंथ में आना होता है चेकिंग के लिए, ब्लड टेस्ट करते हैं और फ्लो दिखाते हैं। फिर वीक में एक बार है सेकेंड मंथ से, थर्ड मंथ में 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, 1 साल तक। और ये सब चीजें वेरी कर सकती हैं कि डिपेंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। साथ में पानी की हमें ध्यान रखना होता है कि फ्लूइड इंटेक जो है हम उनका अच्छा खासा रखते हैं, अनटिलस उसको हार्ट प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़े। फिर उनको दवाइयां टाइम से लेनी चाहिए। ये सब रिसिपिएंट की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको दवाइयां नियमित रूप से टाइम से लेंगे, अपना बीपी शुगर का ध्यान रखेंगे। हमारी इम्यूनो सप्रेसेंट्स चलती हैं, जैसे कि नाम से हमें अंदाजा लग जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। तो इसका मतलब कि हमारा कोई भी इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें इसीलिए ताजा खाना खाना चाहिए। पेट्स अगर हैं तो उनसे थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी इन्फेक्शन वाला किसी को होगा तो उससे भी हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। दवाइयां नियमित रूप से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेगुलर डॉक्टर का फॉलो। जो डोनर है, डोनर के लिए हम पहले 1 हफ्ते बाद देखते हैं, फिर 3 महीने के बाद देखते हैं। तो उनके एक बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। डोनर को भी यही सजेशन दिया जाता है कि अपना उनके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए, जस्ट कि अपना प्रिकॉशंस लें। अगर बीपी एक दवाई पे तो उसको कंट्रोल रखें, अननेसेसरी के पेन किलर्स ना लें, और रेगुलर फॉलोअप के लिए। तो बेसिकली साफ सफाई का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और बस डॉक्टर के पास जाते रहें समय समय पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अब हमारी चीजें ठीक हो गई तो दवाई छोड़ देते हैं, पर हमें ये सोचना है कि रिसिपिएंट जो है, जैसे वो दवाई छोड़ेंगे उनका इम्यून सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और वो किडनी को रिजेक्ट कर देगा। तो दवाइयां टाइम से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो डॉक्टर सरिल, अब मैं आपके पास आती हूँ। किसी भी व्यक्ति को जीवित अंगदाता बनने पर कब विचार करना चाहिए, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ऐसे संकेत या परिस्थितियां होती हैं जब आगे आकर किसी की जिंदगी सच में बदली जा सकती है? अगर पेशेंट की किडनी या लिवर खराब है या लंग्स खराब है, हार्ट खराब है, और ऐसे में हम डॉक्टर्स ने उनको अगर बताया गया है कि ये इरिवर्सिबल डैमेज हो चुकी है और इस अंग को हम अगर बदलें तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सुधर सकती है। तो जैसे किडनी है, किडनी दोनों खराब हो गई तो उनको डायलिसिस पे सरवाइव करना पड़ता है। अब डायलिसिस एक प्रतिक्रिया है जो हफ्ते में 3 बारी पेशेंट को हॉस्पिटल आके 4 घंटे की अपने ब्लड की सफाई करवानी पड़ती है। और वो भी पूरा 100% इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें भी काफी टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं। हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 बारी रेगुलर आ रहे हैं, 4 घंटे का प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो एक क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों पेशेंट की कम हो जाती है। ऐसे में अगर कोई फैमिली मेंबर जो उनका ब्लड रिलेशन है या कोई फ्रेंड है, अगर वो किडनी डोनेट करता है उनको, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है, उनकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। तो इससे अच्छा एक कोई क्या कर सकता है। तो मतलब एक तरह से उनका एक नया जन्म हो जाता है। तो ऐसे में हमें जो आप बोल रही हैं कि कब डोनेशन करनी चाहिए, तो फैमिली मेंबर्स का एक
कोई भी अगर वॉलंटियर करता है कि हाँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी किडनी देना चाहता हूं, तो डेफिनेटली एक गेम मतलब लाइफ चेंजिंग चीज हो जाएगी उनके लिए, गिफ्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक तब जब वो फैमिली मेंबर को देख रहे हैं कि हाँ उनकी लाइफ सुधर सकती है, तो ऐसे में फैमिली में से किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक तो ये हो गया डिसीजन कि हाँ मैं अंग देना चाहता हूं। उसके बाद दूसरा ये सोचना चाहिए कि हाँ कि उनकी सेहत हेल्थ कैसी है, उनकी मानसिक स्थिति है कि नहीं देने की, उनकी फैमिली एग्री कर रही है कि नहीं, अगर कोई मैरिड है तो उनकी वाइफ एग्री कर रही है कि नहीं, उनकी फैमिली बाकी लोग, तो ये सब डिस्कशंस भी होने चाहिए। अब मैं डॉक्टर मनीष आपके पास वापस आती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या बूढ़े लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम अस्वस्थ रहने लगे हैं, तो हम ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकते। क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अस्वस्थ, बिल्कुल बूढ़े लोग आराम से डोनेट कर सकते हैं। पर हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम सुनिश्चित करते हैं कि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। हम उनके इतने टेस्ट करते हैं, पूरी बॉडी का एक तरह से चेकअप हो जाता है। जनरली जो हम वैसे करेंगे ही नहीं। तो अगर वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, देने की क्षमता में होंगे, तभी हम लेंगे। डॉक्टरी तभी अच्छी है ना कि एक मरीज को ठीक करने के लिए एक नॉर्मल आदमी मरीज ना बने। तो अपनी तरफ से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके ऑर्गन्स ठीक हों और उसकी हालत ठीक है और वो देने के लायक है। कई बार कितने बूढ़े लोग हैं कि इवन जवान लोग भी, हम मना कर देते हैं, तो उनको इमोशनल फैक्टर आ जाता है कि नहीं, उनकी जान बचाना है। पर एज अ डॉक्टर तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे लिए दोनों लोग स्वस्थ रहें। तो बिल्कुल हम उसके लिए सुनिश्चित करते हैं, काफी टेस्ट करके देखते हैं कि वो दे सकते नहीं दे सकते। हर तरह से डॉक्टर सलील जैन ने अभी कहा, हम फिजिकल फिटनेस के अलावा मानसिक उनकी क्षमता है देने के नहीं है, बाकी कितना उनका एम्बुलेशन है, कितनी उनकी मूवमेंट्स रहती हैं, वो सारी चीजें देखते हुए ही हम आगे किडनी लेंगे। ऑलराइट। तो डॉक्टर सलील, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्रेन डेथ और कोमा, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के मामले में कई बार लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरह से बहुत ही सिंपल की तरह से समझाऊंगा कि कोमा अगर किसी वजह से हुआ है कि ब्लड क्लॉट बन गया है, या कोई ब्रेन की खून की नली ब्लॉक हो गई है, या कोई इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच गया है, या किसी और वजह से ब्रेन काम करना बंद कर गया है, अगर ये ठीक की जा सकती है, रिवर्सिबल है, तब तक हम उसे कोमा कहते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि ये चीज रिवर्सिबल नहीं है और इसका कोई आगे फर्दर हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ब्रेन डेड। तो एक ही चीज है, लेकिन हमें जब तक हम कहते हैं कि हाँ ये चीज रिवर्सिबल है, तब तक हम उसे कोमा बोलते हैं। और ये डिफरेंस कैसे करें कि ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल हो गई है और ब्रेन डेथ हो गया? इसके लिए पहले फिजिशियंस जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट है, और ऐसी 2 टीम और बनती हैं जो डिसाइड करती हैं कि ये अभी ब्रेन डेड है कि नहीं, और उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं और स्पेसिफिक इंटरवल्स पे किया जाता है कि देखने के लिए कि कोई भी ऐसी गलती ना हो कि जहां पे हम रिवर्सिबल कॉज को इरिवर्सिबल करके ब्रेन डेड बोला जाए। तो ये सब इंडिपेंडेंट आईसीयू में क्रिटिकल केयर टीम, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन इंडिपेंडेंटली 6 घंटे के इंटरवल पे, फिर 12 घंटे के इंटरवल पे, फिर 24 घंटे के इंटरवल पे स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि ये ब्रेन स्टिमुलेट हो सकता है, दोबारा से रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब हमें ये टेस्ट कई बार करके पक्का हो जाता है कि ये रिकवर नहीं होगा, तब हम उसको ब्रेन डेड करते हैं। नहीं तो हमें इसे कोमा की तरह ट्रीट करना चाहिए और रिवर्सिबल चीजों को ठीक करते रहना चाहिए। डॉक्टर सलील, अब मुझे ये बताइए कि जीवित और मृतक, ये दोनों तरह के जो ऑर्गन डोनेशन है, इन्हें लेकर जागरूकता फैलाना क्यों जरूरी है और दोनों में क्या चुनौतियां आती हैं? हमारे यहाँ पे अभी देखा जाए तो क्रॉनिक किडनी डिजीज एक एपिडेमिक बन गई है। और ये क्यों बनी है? क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक तरह से बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, ओबेसिटी कॉमन हो गई है, तो ये और बढ़ गई है दोनों चीजें। और इंडिया को तो अब बोलते हैं कि डायबिटीज का कैपिटल बन गया है।
और इसकी वजह से किडनी की डिजीजेज बढ़ गई हैं। किडनी की डिजीजेज बढ़ गई हैं तो इसकी वजह से पेशेंट का नंबर ऑफ डायलिसिस पेशेंट बढ़ गए हैं, जिनके अंग खराब हो गए वो बढ़ गए। तो अभी तो ये कहा जाता है कि कम से कम हर साल कम से कम 3 लाख पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जबकि हमारे पूरे इंडिया में 15-20 हजार ट्रांसप्लांट ही होते हैं। तो बहुत बड़ा गैप है और इसकी वजह से डायलिसिस कॉस्टली भी पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने काफी हद तक फ्री डायलिसिस करने की कोशिश की है, बट हर एक को नहीं मिल पाता है और अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, तो उसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है बिकॉज उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। और ट्रांसप्लांट इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट जिनकी किडनी दोनों काम खराब हो गए, करना बंद कर दिया है। सो ऐसे में जो ये गैप है इसको फिलअप करने के लिए दोनों लिविंग और जो डेड हैं उनका ऑर्गन मिलने के लिए हमें सारी सोसाइटी में जागरूकता करनी चाहिए। तो जितना, जैसे मैंने बताया, लिविंग डोनेशन में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 18 से 70 साल तक के लोग कोई भी डोनेट कर सकते हैं अगर हेल्दी हैं। और उनमें एक जो एक नॉर्मल आप कह सकते हैं मिथ है कि अगर मैंने अपना अंग दान दे दिया तो मेरी आयु कम हो जाएगी, मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, मैं बच्चे नहीं कर पाऊंगा, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके जी टीवी के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब भी किसी को लिविंग डोनेशन में एक्सेप्ट करते हैं तो उसके जैसे बहुत ही हेड टू टो सारा टेस्ट किए जाते हैं और ये हमारे तरफ से एक तरह की गारंटी दी जाती है कि भाई 99.99% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऑर्गन डोनेशन करके। और उसके बाद आपको कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और ये जब हमें पक्का हो जाता है तभी ये कुछ है जो मैंने बताया आपको कि लिविंग डोनेशन में इश्यूज होते हैं। बाकी फैमिलीज जो है वो थोड़ा सा वो भी रिलक्टेंट रहती है, बट जितनी अवेयरनेस होगी कि हाँ ये बिल्कुल इससे किसी डोनर को नुकसान नहीं होता, बल्कि जिसको मिलेगी किडनी उसको एक नई लाइफ मिलेगी, तो ये बेटर रहेगा। दूसरा जो डिजीज डोनर प्रोग्राम है जो जिसके मतलब कि जिसकी डेथ हो जाए और ऑर्गन डोनेशन, तो इसके लिए हम सबको अवेयर होना चाहिए कि जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया कि लिविंग डोनेशन में तो मैंने एक किडनी दे दी, बट अगर कोई मैं ब्रेन डेड हो जाता हूं तो माई around 20-30 types of organs can be donated, right from bone, skin, cornea, lungs, heart, kidneys, ये सब livers, ये सब दिए जा सकते हैं। तो एक की जगह आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सबसे कम है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे 35 पीपल आउट ऑफ 1 मिलियन डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ 0.8 के करीब है, विच इज वेरी वेरी लो। अब इसके पीछे मिथ जो है जिसकी वजह से नहीं दे सकते हैं, कुछ हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, कई रिलीजियस चीजें हैं जिसमें कई है कि हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं रीबर्थ में, तो कई लोगों को ये लगता है कि अभी अंग दे दिया तो रीबर्थ में शायद नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बॉडी अच्छी तरह से पूरी प्रिजर्व नहीं जाएगी तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। कईयों को हर रिलीजन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इसे एकदम आफ्टर लाइफ जो है उनकी वो सही नहीं है, सही नहीं होगी, इसकी वजह से बोलते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, आई थिंक उनको अगर वो देखा जाए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो गणेश जी का भी हुआ था। बिल्कुल। so इस तरह से मेरे ख्याल से अगर ये रिलीजियस लीडर्स अगर थोड़ा सपोर्ट हमें दें तो ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है, तो जागरूकता फैलाई जा सकती है। दूसरा ये है, कई लोगों को ये लगता है कि ये पैसों के लिए किया जा रहा है
और जैसे आपने पहले बोला कि किसी को केयर नहीं मिलेगी उसकी वजह से नहीं करते हैं, तो ये सारे मिथ हैं। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। ये चीजें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं है इसमें। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सब में ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तहकीकात की जाती है कि हमारा हॉस्पिटल उस हिसाब से तैयार है कि नहीं, उसमें इतने चेक ब्लॉक्स है कि नहीं, कि हाँ ये सब चीजें की जाती हैं डोनेशन से पहले, कि हाँ कहीं कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, पेशेंट की अच्छी तरह से केयर होती है। ये कमेटी बैठी हुई है जो ब्रेन डेड डिक्लेयर करती है, तो हर तरह के चेक होते हैं। गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई होती है और नोटो करके ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको फॉलो करती है। रेगुलर रिव्यूज होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो ये कई बारी मिथ की वजह से लोग नहीं डोनेशन के लिए सोचते हैं। यानी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। साथ ही डॉक्टर जो है वो अपनी तरफ से सुनिश्चित करते हैं कि भाई अगर आप डोनेट कर सकते हैं, आगे जाके कोई नुकसान नहीं होगा, तभी वो आपको सलाह देते हैं ऑर्गन डोनेशन की। इसमें साथ में एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, हम सबको प्लेज लेनी चाहिए फॉर ऑर्गन डोनर। दिस इज अ गिफ्ट फॉर लाइफ। और इसमें हमें स्कूल लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि स्कूल लेवल पे हमें उनकी बुक्स के अंदर चैप्टर डालना चाहिए रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन। जब हम शुरू से ही अपने बच्चे के अंदर ये चीजें डाल देंगे, आप सोचो कि हमारे डेथ को कितने ऑर्गन्स बचते हैं, तो कितने लोगों की हम लाइफ बचा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो गिफ्ट है ही नहीं, इससे अच्छी कोई डोनेशन ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ किडनी डोनर और ऑर्गन डोनर। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलिल, डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज का ये खास प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश थी कि ऑर्गन डोनेशन से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो, उनके जवाब आप तक पहुंच जाएं और आप ऑर्गन डोनेशन की अहमियत समझ पाएं। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।